सुभाष नाम का एक लॉरी ड्राइवर कमलापुर गांव में रहा करता था। उसकी बेटी का नाम था अनामिका, जिसने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। बचपन से ही अनामिका अपने पिताजी के साथ गाड़ी चलाते समय भाग लिया करती थी। धीरे धीरे अनामिका की शादी की उम्र हो जाती है। एक दिन जब सुभाष गाड़ी चलाने के लिए कहीं जा रहे थे, पिताजी आज मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं आपके साथ ड्राइविंग पे जाऊंगी। वैसे भी काफी समय हो गया आपके साथ मैं ड्राइविंग नहीं की। बेटा अनामिका, अब तुम बड़ी हो गई हो। अगर तुम्हें किसी ने देख लिया मेरे साथ गाड़ी चलाते हुए, वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। अब तो तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, जल्दी ही मैं तुम्हारा हाथ पीला कर दूंगा। ओहो पिताजी, लोग क्या सोचेंगे ये सोचकर आप मुझे ड्राइविंग नहीं करने देंगे क्या? थोड़ा समझदार बनो बेटा। ऐसा कहकर सुभाष चले जाते हैं। अनामिका पिता का सम्मान करते हुए चुपचाप घर पे ही रह जाती है। कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर सुभाष अनामिका की शादी रमेश के साथ करवा देते हैं। सुभाष ने अपनी पूरी जिंदगी का कमाई अनामिका के बैंक के खाते में जमा करवा के उन दोनों को उपहार स्वरूप देते हैं। रमेश मध्यम वर्ग परिवार से था। अनामिका की सासू माँ का नाम था शारदा। शारदा अक्सर अपने कटु शब्दों से अनामिका को ताने मारा करती थी, पर अनामिका ने शारदा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला और अकेले ही घर का सारा ख्याल रखती थी। शारदा दिन भर बैठी रहती थी और खाती रहती थी। अरे अनामिका, इस तरह से दिन भर घर पे नहीं बैठ के तुम भी तो बाहर जाके कुछ काम धाम कर सकती हो। मेरा बेटा कितनी मेहनत करके पैसे कमा रहा है और तुम कैसे बैठ बैठ के खा सकती हो। सासू माँ, मैं घर पे बैठी नहीं रहती हूँ, घर का सारा काम करने में बहुत वक्त गुजर जाता है सासू माँ। हाँ, मुझे पता है कितना काम करती हो घर पे। तुम्हारे पिताजी ने जो थोड़े पैसे बैंक में दिए थे तुम्हारे नाम पे, वही लाके दे दो, कुछ तो खर्च निकलेगा। आपके बेटे को आने दीजिए, पूछूंगी, अगर वो हाँ कहते हैं तो दे दूंगी। ये बोलकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। शाम के वक्त रमेश काम से लौट आता है। अजी, आपकी माँ कहती है कि मैं दिन भर घर पे बैठी रहती हूँ, तो मुझे कुछ नौकरी वोकरी करनी चाहिए। साथ ही कह रही थी बैंक में जो मेरे नाम में पैसे है वो ले आने के लिए। मैंने कहा मैं आपसे पूछ के बताऊंगी। बाहर में नौकरी करना इतना आसान नहीं है और आजकल जमाना भी अच्छा नहीं है। तुम घर पे रह के घड़ी का ख्याल रखो। उनकी आदत है कहने का, बस ये सब सुनने की जरूरत नहीं है। रमेश इस तरह से कहता है। इसी तरह दिन निकलते रहते हैं। एक दिन जब रमेश ऑफिस चला जाता है, शारदा को अचानक से उसकी छाती पे दर्द होने लगता है। हे भगवान, बहुत दर्द हो रहा है छाती में, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। शारदा इस तरह से चिल्ला चिल्ला के कहती है। शारदा की आवाज सुन के अनामिका भागते हुए उनके पास आती है। बाहर उसने देखा एक भी ऑटो आसपास नहीं था। थोड़ी दूर जाने पर उसे दिखा एक मिनी बस वहीं पे खड़ी है। क्योंकि उसे ड्राइविंग आती थी, इसीलिए बिना झिझक के वो उस मिनी बस को अपने घर पे ले आती है और शारदा को उठा के वो उसे अस्पताल लेके चली जाती है। क्योंकि सही समय पर शारदा को अस्पताल ले गई थी वो, इसीलिए वो खतरे से बाहर आ जाती है। खबर मिलते ही रमेश भागते भागते अस्पताल पहुंचता है। अनामिका, मेरी माँ कैसी है अभी? डॉक्टर साहब ने कहा उनकी ट्रीटमेंट चल रही है और अभी वो खतरे से बाहर है। सच में बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका, तुमने मेरी माँ की जान बचा ली आज। पर तुमने कभी नहीं बताई मुझे कि तुम्हें ड्राइविंग भी आती है। हाँ, बचपन से ही मैं पिताजी के साथ रहती थी ना, जब वो गाड़ी चलाते थे, इसीलिए मैंने भी ड्राइविंग सीख ली, पर ये कहने का कभी मौका नहीं मिला आपसे। कोई बात नहीं, जो होता है भले के लिए ही होता है। फिर वो तीनों शारदा को लेके अस्पताल से घर लौट जाते हैं। तब से शारदा भी अनामिका को कोई भी कटु वाक्य नहीं कहती थी। कुछ दिन निकल जाते हैं। कंपनी में बहुत ज्यादा रमेश के ऊपर काम का दबाव होने लगता है। उस कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया जाता है और उनमें से रमेश भी एक था। इस बारे में रमेश अपने घर पे बताता है। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे साथ इतना बुरा होगा। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं काम ढूंढने कहाँ जाऊं। ये सोच सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं इस घर को कैसे चलाऊंगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो बहुत उदास होकर इस तरह से कहता है।
उसकी बातें सुन के अनामिका कहती है, आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ सोच के तरकीब जरूर निकालेंगे। वो बहुत देर तक सोचती रहती है, फिर उसे एक तरकीब आती है। अजी, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है, पर उसके लिए आप ना नहीं कहिएगा। अरे बताओ तो, वो क्या है? अजी, मेरे पिताजी ने जो पैसे दिए थे ना मेरे नाम पे बैंक में, उस पैसों से हम एक सेकेंड हैंड बस खरीद लेते हैं और उसे शहर और गांव के बीच चलाते हैं। इससे हमें बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, फिर हमें किसी के नीचे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इस बात के लिए ना मत कहिएगा। अनामिका इस तरह समझा के कहती है। रमेश उसकी बातों को काट नहीं पाता और तैयार हो जाता है। रमेश और अनामिका एक सेकेंड हैंड बस खरीदते हैं और उसे गांव में ले आते हैं। अनामिका बस चलाती है और रमेश पैसेंजर से पैसे कलेक्ट करने लगता है। अनामिका इस तरह से बस ड्राइवर बन जाती है। क्योंकि उस गांव में बस की कोई फैसिलिटी नहीं थी, इसीलिए वो कुछ ही दिनों में बहुत पैसे कमा लेते हैं। उस गांव में बस सेवा नहीं थी, इसीलिए बस सेवा शुरू होने के बाद से गांव वाले भी बहुत खुश होते हैं। अनामिका, रमेश बहुत अच्छा काम करते हैं और दोनों बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं। शांतिपुर गांव में राधा नाम की सासू माँ और अनामिका नाम की बहुरानी रहती थी। दोनों सास बहू पैसों के लिए पागल रहती थी और इसीलिए साथ में ही सब काम करती थी। पर सासू माँ को बिना बताए हुए बहुरानी और बहुरानी को बिना बताए सासू माँ पैसे जमा करती थी। हर दिन वो यही सोचते थे कि वो एक दूसरे से बड़े हैं। इसीलिए एक दिन राधा कहती है, अरे बहुरानी, बड़ी खुश खुश दिख रही हो, क्या बात है, कोई खुशखबरी है क्या? हाँ माँ जी, है ना। आज मेरे भाई आ रहे हैं हमारे घर से और वो कुछ ले आ रहे हैं मेरे लिए। मैं बहुत खुश हूँ। पिछली बार जब वो आए थे तो वो मेरे लिए सोने की अंगूठी लेकर आए थे, बहुत खूबसूरत थी वो। वो ठीक है, भाई आ रहा है, खाने के लिए कुछ पकाई हो क्या? मैंने उसे कहा जब वो आएगा बिरयानी ले आए। मैं खाना वाना नहीं पकाने वाली, आपके लिए भी वो बिरयानी काफी रहेगा। जब वो शाम को गांव लौट जाएगा तब तक मैं सिर्फ उससे बात करना चाहती हूँ। जब सास बहू इस तरह से बातें कर रहे थे, उस बीच एक भिखारी वहाँ आता है। माँ, कुछ खाने को दे दो माँ, बचा कुचा जो है वही दे दो माँ। सासू माँ, रात का बचा हुआ खाना है ना, दे दीजिए ना इसे सासू माँ। अरे इसे वो खाना दे के क्या फायदा होगा हमें? अगर हम कुत्ते को दे दे तो वो हमारे घर का रखवाली करेगा, इसे देकर क्या फायदा, बताओ तुम ही। हाँ सासू माँ, आपने बिल्कुल सही बोला, अभी जाके उसे भगाती हूँ, रुकिए। बहुरानी बाहर आने लगती है। भिखारी उन दोनों की बात सुन लेता है और बहुत गुस्से में आ जाता है कि उसे खाना नहीं मिलने वाला है। तब तक बहुरानी वहाँ आती है। देखिए भैया, अभी घर पे कुछ नहीं है। देखिए, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है, आपका खाना नहीं चाहिए। कल मैं उस कुएं पर जाऊंगा जो पहाड़ के मैदान के पास है। अगर हम उस कुएं से पानी छिड़कते हैं तो हमारी मनोकामना पूरी होती है। फिर देखना कैसे मैं करोड़पति बनता हूँ। ऐसा कहकर भिखारी वहाँ से चला जाता है। अनामिका ने वही बात जो भिखारी ने कही जाके अपनी सासू माँ राधा से कहती है। फिर दोनों ने बहुत सोचा और वहाँ पे तुरंत जाने की योजना बनाई। योजना के अनुसार वो पहाड़ के मैदान के पास वाले कुएं पर पहुँचे। कुएं में पानी देखकर वो हैरान रह गए। वो पानी बहुत ठंडा था। वो उस पानी को एक दूसरे पर छिड़कते हैं। जैसे वो पानी छिड़कते हैं, उस कुएं के अंदर से एक देवी प्रकट होती है। उस देवी माँ को देखकर सास बहू दोनों बहुत उत्साहित हो जाते हैं। देवी माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करे। आप वरदान देती हैं, ऐसा भिखारी ने हमें बताया, इसीलिए हम यहाँ पर आए। कृपया हमारी इच्छा को पूरा कीजिए। देखिए देविया, आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है, उसके लिए आपको परीक्षा में पास करना होगा, तभी सब इच्छाएं पूरी हो जाएगी आपकी। ठीक है माँ। देखिए, आज आप यहाँ पे आई बस उस भिखारी की वजह से, इसीलिए आप उस भिखारी के पास जाइए और जो उसे चाहिए वो दिलाइए, तब मैं आपकी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। जैसा ही देवी ने कहा, दोनों महिला उस भिखारी के पास जाती है। उस भिखारी ने कहा कि उसे अपनी दाढ़ी पसंद नहीं है। बाद में वो जाके देवी माँ से सारी बातें बताई। वो देवी माँ उन दोनों को दाढ़ी दे दी। ये देखकर सास बहू बहुत डर गए और देवी माँ के सामने विनती करने लगे। ये क्या देवी माँ, हमें ये दाढ़ी नहीं चाहिए,
इस बेकार के दाढ़ी से हम क्या करेंगे, बताइए आप ही। कुछ मूल्यवान चीज दीजिए माँ। जब सास बहू दोनों ने देवी से इस तरह से कहा तो देवी ने उन्हें सोने का दाढ़ी दे दिया। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर वो दोनों उस हालत में घर लौट जाते हैं। सास बहू की सुनहरी दाढ़ी होने की बात पूरे गांव वालों को पता चल जाता है। देखिए सासू माँ, मेरी दाढ़ी सोने की है, इसीलिए मैं इसे बेचने जा रही हूँ और मैं पैसे कमाने जा रही हूँ। बहू देखो, मुझे चांदी की दाढ़ी मिली है, मैं इससे क्या करूँ? मैं तुम्हें कुछ चांदी देती हूँ, मुझे अपना कुछ सोना दे देना बहू। मैं आपको सोना नहीं देने वाली हूँ सासू माँ, मुझे पता था आपकी नजरें मेरे सोने की दाढ़ी पर अटकी हुई है। जब सास बहू ऐसी बातें कर ही रही थी तभी एक चोर आता है और उन दोनों को एक जगह बंद कर देता है। वो उन दोनों के दाढ़ियों को काट के अपने साथ ले जाता है। जैसे ही चोर ने उनके सोने और चांदी की दाढ़ी लूट ली, वो दोनों सास बहू बहुत दुखी हो गए। वो दुखी होकर अपनी दुखड़ा सुनाने देवी माँ के पास जाती है। देवी माँ प्रकट होके उन दोनों की समस्या सुनती है। देखिए देविया, ये आप दोनों के लिए मेरी परीक्षा थी। क्या समझा? पहले आपने कहा कि आपको दाढ़ी की जरूरत नहीं है, बाद में सोने और चांदी के दाढ़ी को लेकर आप चले गई यहाँ से। आप दोनों लालची हो गए थे। यही आप दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। जो चीजों को दूसरों के साथ नहीं बांटते वो कभी खुश नहीं होते। चीजों को बांटने की आदत आप दोनों को बिल्कुल नहीं है, नहीं तो आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते। एक दूसरे के साथ सोना चांदी बांट के रह सकते थे, पर आप दोनों ने ऐसा नहीं किया, इसीलिए चोर आके वो चोरी करके ले गया। आज से ऐसा कि अभी से सच को जानो और उसके साथ जीने का आदत डाल लो। हाँ देवी, हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमें समझ में आ रहा है। अब से हमारी कोई इच्छा पूरी करने की जरूरत नहीं है, हम इसी में संतुष्ट है देवी माँ। जैसे ही उसने कहा, देवी माँ तथास्तु कहकर अदृश्य हो गई। सासू माँ और बहू रानी घर लौट गई। जैसे ही वो दोनों घर लौट गए, उन्हें अपना मायावी सोने और चांदी का दाढ़ी मिल गया। वो उसे अलमारी में संभाल के रख देते हैं। दूसरे दिन पूरा अलमीरा सोने और चांदी के गहनों से भर जाता है। सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं। देवी माँ ने हमारी परीक्षा ली और हमें करोड़पति बना दिया। जब तक ये जादुई दाढ़ी हमारे घर पे है, सोना चांदी कभी खत्म नहीं होने वाला। ये बात तो अब हम समझ ही गए हैं अच्छे से। हाँ सासू माँ, रात में जब देखा था इतने सोने नहीं थे, पर सुबह में सब आ गए। इससे हमें बहुत खुश होना चाहिए, साथ ही इससे हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए सासू माँ। ठीक है बेटा, जब भी कोई जरूरतमंद हो उसे मदद कर सकते हैं, साथ ही गाँव वालों की भी मदद कर सकते हैं। उस दिन से सास और बहू बहुत खुश होते हैं। उस घर में सोना चांदी दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। इससे वो लोगों की मदद करते हैं और उनकी जरूरतों को पूरी करते हैं, और ऐसा करके वो दोनों बहुत खुश होते हैं।